दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफियां या जंग के मैदानों में हुई हैं या इंसाफ के ऐवानों में। अस्सलाम वालेकुम। पिलनेट की पॉडकास्ट सीरीज़ पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पर्सनली मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है और ऑफ कोर्स पिलनेट के लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे मेहमान हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। शामी साहब बहैसियत के मुमताज़ सहाफ़ी के, मुहक्किक के और इसके साथ साथ एक तज्ज़िया कार के और तज्ज़िया निगार के पाकिस्तान में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। वो पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जितनी बड़ी तंजीमें हैं सीनियर लेवल पे, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, उसके भी सदर रह चुके हैं और कई दफ़ा सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके बाद काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, उसके भी सदर रह चुके हैं। और साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन साफमा, उसके पाकिस्तान चैप्टर के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त कर चुके हैं और मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने की पादाश में इनके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें गुजरी हैं जो बड़ी यूनिक हैं। मसल एक चीज़ का जिक्र करता हूँ कि जो मुख्तलिफ उस ज़माने में वीकली मैगज़ीन्स का रिवाज था, तो वीकली मैगज़ीन इनके निकलता था ज़िंदगी के नाम से, जिसके एडिटर थे, और उसका डेक्लरेशन ज़ब्त हो जाता था और फिर उसके बाद ये किसी और डेक्लरेशन के लिए अप्लाई करते थे, वो मिलता नहीं था। फिर वो कोई और डेक्लरेशन किसी से उधार लेके उस पर ये निकालते थे और उसके ऊपर बड़ा सा ज़िंदगी लिखा होता था और छोटा सा उस मैगज़ीन का अपना नाम होता था। फिर वो भी बंद हो जाता था और फिर एक नया मैगज़ीन निकलता। तो ये आँख मचोली उस ज़माने में बहुत दफ़ा चली, जो मेरे ख़्याल में फिर शायद किसी दौर में इस किस्म के वाक़यात नहीं हुए। तो आज शामी साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के यकीनन उन्होंने बहुत पढ़ रखी है और उसको जानते हैं, लेकिन उसके ऐनी शाहिद भी हैं बहुत से वाक़यात के, बहुत से अहम मरहलों के। इसलिए मेरे पास बहुत से सवालात हैं उनके लिए। मुझे मालूम नहीं कि जो टाइम 1 घंटे के करीब होता है हमारे पास, उसमें हम उनसे तमाम सवाल कर भी सकेंगे या नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। और मैं ये भूल गया कि शामी साहब को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ भी मिल चुका है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। पहले शायद उससे पहले तमगा इम्तियाज़ था, फिर सितारा इम्तियाज़ था, बिलाखिर हिलाल इम्तियाज़ भी उनको तमगा इम्तियाज़ और फिर हिलाल इम्तियाज़। अच्छा, तमगा इम्तियाज़ और फिर सीधा हिलाल इम्तियाज़। जी शामी साहब, मैं पहला सवाल आपसे तो ये करना चाहता हूँ कि आपकी जो शख्सियत है, मैंने तो उसको बहुत अरसे से देखा है, करीब से देखा है, और मुझे बहुत फ़ख्र है कि आपके साथ एक इस किस्म का करीब राब्ता है, दोस्ती है। लेकिन मैं कई दफ़ा ये जानना चाहता था और आज आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी जो शख्सियत है, आप क्या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसेस उस पर क्या थे? आज आप जो कुछ हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिन्होंने आपको शेप किया, इन्फ्लुएंस किया? शख्सियात ने, ख़ास तौर पे उनकी तहरीरों ने, तकरीरों ने, उनकी सोहबत ने। और बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। मुझे आपसे जो ताल्लुक़ है या दोस्ती है, उसकी इब्तदा का मंज़र याद आ रहा है, जो बांग्लादेश नामंजूर तहरीक चली जी और जो पंजाब के मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ थीं, उनके सारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने मिलकर एक पंजाब स्टूडेंट्स काउंसिल बनाई थी और मैं ख्याल आप उसके सरबराह थे। मैं उसका सेक्रेटरी जनरल था। जनरल थे, जावेद जावेद साहब को हाशमी उसके हमने सरबराह चेयरमैन में थे। इलेक्ट किया था। हाँ, आप उस वक़्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जी प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट थे जी और जावेद हाशमी साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे। जी और फिर एक बांग्लादेश नामंजूर तहरीक चली और उसमें फिर आपको गिरफ़्तार भी हुए और जावेद हाशमी भी गिरफ़्तार हुए जी और फिर आपको और जावेद हाशमी को रखा गया चूना मंडी जी की हवालात में, जी और आपका कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं।
तो फिर हमने रिट दायर की। मैं पिटिशनर था जी और हाई कोर्ट में रिट दायर की। तो फिर हाई कोर्ट ने जो पुलिस को तलब किया और हुकूमत को कहा कि मेरी मुलाकात कराई जाए। तो मैं फिर हाई कोर्ट के हुक्म पे वो चूना मंडी पहुंचा जी और वहाँ आप लोगों से मुलाकात हुई। और फिर उसके बाद मैंने वो एफिडेविट फाइल किया जो हलफनामा था कि भाई आपके मैंने क्या देखा है और आप पर क्या गुजरी है और गुजर रही है। जी तो वो अब उस हलफनामे के बारे में बड़ी दिलचस्प बात है कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी मुझे फरमाने लगे जब मालूम हुआ कि मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ नौजवानों से और मैंने पिटीशन दायर की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई वो एफिडेविट जो है ना, जब आप लिख लें तो मुझे दिखा दीजिएगा। अच्छा अब मैंने वो एफिडेविट लिखा जैसे मजमून लिखा जाता है, फीचर एक ड्रामाई से अंदाज में, जी और उनके पास ले गया। उन्होंने उसको देखा और कहा कि ये तो एफिडेविट तो नहीं है, एफिडेविट तो इस तरह नहीं लिखा जाता। अच्छा मैं कैसे लिखा जाता है? उन्होंने कहा देखिए उसमें हकायक होते हैं, कोई रंगामेजी नहीं होती, कोई उसमें कोई अफसानवी टच देने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉइंट 1 2 3 4 उसमें हकायक लिखें बस। तो फिर मैंने उसको दोबारा लिखा, अच्छा, ये हमारे इल्म भी नहीं है, ठीक ये है ना। बाहर की चीज़ें थी। तो वो फिर मैंने उसी तरह हकायक के नंबर 1 पॉइंट में वहाँ गया, नंबर 2 आपसे मिला, उनसे मिला, क्या देखा, वो फिर मैंने मौलाना को दिखाया। उन्होंने कहा हाँ अब है एफिडेविट, ये ऐसा होता है जो एफिडेविट अदालत में दायर किया जाता है, ये दाखिल किया जाता है। तो फिर इसमें वो दाखिल किया और वो जो एक ज़माना था, बड़ी जिद्दोजहद का ज़माना था, क्योंकि तालिब इल्म उसमें पेश पेश थे। जी सियासी जमातें तो हार चुकी थी भुट्टो साहब से। बिल्कुल बिल्कुल और फिर सकूत ढाका के बाद तो कौमी असम्बली जो थी उसमें भी 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत पीपल्स पार्टी के पास थी। जी बिल्कुल और जो यानी यूनिवर्सिटी थी और जो कॉलेजेस थे वहाँ बड़ी तादाद में इस्लामी जमीयत तलबा के हमायत याफ्ता लोग मुंतखब हुए थे जो बराह रास्त से ताल्लुक़ रखते थे या उसकी हमायत उनको हासिल थी। जी मेरा ख्याल आप भी उन लोगों में थे जो इस्लामी जमीयत तलबा के रुकन तो नहीं थे जी लेकिन हमायत याफ्ता हमायत याफ्ता थे। जी और ख़ुद जावेद हाशमी भी रुकन तो नहीं थे उस वक्त, उम्मीदवार रुकनीत उम्मीदवार रुकनीत रहे, जी लेकिन वो भी हमायत याफ्ता थे। जी तो ये जो फिर तालिब इल्म थे उन्होंने एक खला पुर किया अपोजिशन का जी और भुट्टो साहब को काफ़ी टफ टाइम दिया। और जो हफ्तरोज़ा मेरे ज़ेरे अदालत शाया होता था उस वक्त का तो वो सोशल मीडिया था ना, बिल्कुल जो बहुत हफ्तरोज़ा पॉपुलर था और उसकी कितनी पजीराई होती जो थी। हफ्तरोज़ा अखबारात थे जी उसकी वजह कि उनके स्टेक्स कम थे, अदारे छोटे थे और सार हथेली पे रखने में आसानी थी। जी इसलिए वो जो फिर वीकलीज थे, रोज़नामा अखबारात में जो चीज़ें नहीं छपती थीं वो वीकलीज में छपती थी और ज़िंदगी उसमें बड़ा मुमताज़ वीकली था। जी और ये उस वक्त जो इब्तदा में तो हमारे अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब उसके चीफ एडिटर थे और उर्दू डाइजेस्ट पब्लिकेशंस की ये मलकियत था। लेकिन बाद में फिर ये जब बंद हुआ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में, तो एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने फ़ैसला किया कि हमने ये हफ्तरोज़ा शाया नहीं करना। तो फिर सारा जो हफ्तरोज़ा ज़िंदगी का स्टाफ था वो अलग हो गया और हमने फिर वो हफ्तरोज़ा शाया करना शुरू किया। और लैलो नहार था एक पर्चा जी और जिसके ऊपर ज़िंदगी की मोहर लगाई जी जाती जी थी बिल्कुल और फिर वो पर्चा छपता था। तो इस तरह से हमने फिर ये जो हमारा हफ्तरोज़ा था ये नौजवानों का और आप जैसे नौजवानों का एक तर्जमान था जी बिल्कुल और उसकी कवरेज होती थी। आप आपकी एक्टिविटीज़ की उसमें उसी तरीके से टाइटल पर या बैक टाइटल पे आप लोगों की तस्वीरें छपती थीं, इंटरव्यूज छपते थे। और एक बड़ी अपोजिशन जो है नौजवान उन्होंने बना ली थी और जिससे भुट्टो साहब खाइफ थे जी और उन पर दबाव जो था वो बढ़ गया था। जी
मुझे याद है आपने मैगज़ीन का जिक्र किया तो कुछ यादें मेरी भी जहन में ताज़ा हो गई हैं। मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही अहम रहनुमा थे मुख्तार राना साहब, फैसलाबाद के, हाँ फैज- उस ज़माने का लालपुर। और वो गिरफ़्तार हुए जब, तो आपके जो मैगज़ीन था उसके सरवर्क पे तस्वीर भी छपी और उसके साथ एक शेर था, बड़े ख़तरे में है हुस्ने गुलिस्तां हम न कहते थे, चमन तक आ गई दीवार जिंदा हम न कहते थे। तो बहुत मीनिंगफुल था। क्योंकि वो मुख्तार राना साहब जो थे जी वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, जी बिल्कुल। लेकिन वो इनकलाबी भी थे बड़े। तो पीपल्स पार्टी से फिर उनकी बनी नहीं, जी और वो अब मैदान में आ गए और फिर गिरफ्तार भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शामी साहब, आप मेरे सवाल के जवाब में तो आपने मेरा जिक्र कर दिया, लेकिन आपकी शख्सियत के ऊपर किन लोगों का इन्फ्लुएंस है? देखें, एक तो हमारे जो ख़ानदानी असरात हैं। देखिए, हम हैं, हमारा ताल्लुक़ मशरक़ी पंजाब से है, होशियारपुर ज़िले से। और होशियारपुर के साथ एक छोटा सा कस्बा है थोड़े फासले पर, शाम चौरासी का। तो वहाँ हमारे जद्द अमजद जो हैं हज़रत शेख अब्दुल नबी, वो महव आराम हैं। और जो वो बड़े एक वहाँ के बड़े औलिया में शुमार होते हैं। और हमारी जो ख़ानदानी रवायत है उसके मुताबिक वो उनको वो गुलस्तां बोस्तां पढ़ रहे थे लड़कपन में। जैसे उस ज़माने में हिंदू होते थे या मुसलमान होते थे तो फ़ारसी जो थी उसकी तालीम होती थी, और फ़ारसी की वही हैसियत थी जो आजकल अंग्रेज़ी की है। बिल्कुल। तो वही सरकार दरबार की ज़ुबान थी, और फिर गुलिस्तां बोस्तां सारे पढ़ते थे। तो वो पढ़ते थे, और फिर रसूलुल्लाह का ज़िक्र भी उन्होंने पढ़ा, और वहाँ वो कुछ सोच में गुम हो गए। फिर उनको ख्वाब में बशारत हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन्होंने उनके हाथ पे कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। ये हमारी ख़ानदानी रवायत है। तो बहरहाल उनका मज़ार वहाँ है और हम उनकी औलाद में से हैं। तो एक तो हमारे घर का माहौल जो है वो एक मजहबी था। मेरे वालिद जो थे साहबजादा फैज़ुर रहमान, वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अहलकार थे, लेकिन मैंने देखा वो कभी उनको मैंने बेवजू नहीं देखा। और मेरी वालदा जो थी वो भी एक तहज्जुद गुजार थी। तो एक तो घर का माहौल था और अपने बुज़ुर्गों का तज़किरा था, उसके असरात थे। फिर जो जो मुझे मुताले का शौक़ हुआ तो, और पढ़ने का शौक़ हुआ, तो फिर मैं तारीख़ पढ़ी, और फिर अखबार पढ़ने का शौक़ हुआ तो फिर मेरी वाक़फ़ियत हुई मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से, फिर हमीद नज़ामी से, फिर नसीम हिजाज़ी से, फिर मौलाना मौदूदी से। तो फिर इन लोगों को पढ़ा। आपके अबुल कलाम आज़ाद से भी और ज़फ़र अली ख़ान साहब से भी मुलाकात नहीं, हुई? मुलाकात कहाँ होती, अच्छा, उनको पढ़ा। पढ़ा आपने? और ये हुआ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं उनका तो ये असर हुआ मेरे ऊपर कि मेरा ख्याल है कि मैं मैट्रिक में शायद पढ़ रहा था या मैट्रिक का इम्तिहान पास कर चुका था। तो मेरे बड़े भाई जो थे साहबजादा ज़ियाउर रहमान शामी साहब मरहूम, वो बूरे वाला टेक्सटाइल मिल्स में लेबर अफसर थे। और वहाँ उस ज़माने में जो सनती अदारे भी हैं उनमें बड़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, मुशायरे होते थे, और खेलों के मुकाबले होते थे, और उनमें इनामात तकसीम किए जाते थे। तो मैं उनके पास गया हुआ था, तो वहाँ भी इस तरह से मिल का मेला था, और वो इनाम के तौर पर किताबें तकसीम की जाती थीं। तो उनमें मैंने देखा कि उनकी अलमारी में एक किताब रखी हुई है, कौल फैसल। अच्छा, अबुल कलाम वो आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक अदालती बयान था। जी मैंने वो पढ़ा, और वो उन्होंने बड़ा एक तारीख़ी बयान है जो सब कॉन्टिनेंट में अदालतों में बयानात दिए गए उनमें वो नुमाया है। उनका मैं उनके बड़े फ़िक्रे, मैं स्याह को सफ़ेद कहने से इनकार करता हूँ, जी बिल्कुल। और फिर मजिस्ट्रेट को मिस्टर मजिस्ट्रेट
मैं और तुम तारीख के दो किरदार हैं, मैं अपनी बात कहता हूँ, तुम अपनी बात लिखते जाओ। और फिर ये कहा, दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ियाँ या जंग के मैदानों में हुई हैं या इंसाफ के ऐवानों में। बिल्कुल ठीक। तो उन्होंने बड़ा एक अदालत जो थी उसका बड़ा एक ज़ोरदार बयान दिया और अदालत की खूब उन्होंने एक तरह से गोशमाली की। अच्छा, जब मैंने वो बयान पढ़ा वो मेरे जहन में चिपक गया। अब ये मैं ख्याल FA का तालिब इल्म था या मैट्रिक का था। अब वो बयान ऐसा जहन में चिपका, मैंने सोचा अगर कभी ऐसा मौका आया, जो कि फिर आया। हाँ, जो कि फिर आया, तो मैं भी ऐसा ही बयान दूंगा अदालत में। जी। तो वो मौलाना आज़ाद, अगरचे कि मुझे उनकी जो सियासत थी, जब उससे कोई इख्तलाफ रहा, क्योंकि मेरे जहन में तो, क्योंकि हम तो वहाँ से लुट पिट के आए थे, तो हमारे घराने में मुस्लिम लीग जो थी और तहरीक पाकिस्तान उसके साथ ताल्लुक़ था, और मैं भी इब्तदा ही से तहरीक पाकिस्तान जो थी उससे मुतल्लिक़ था। तो मगर मौलाना आज़ाद जो थे वो कांग्रेस से थे, उसके सदर थे। इसके बावजूद बहरहाल एक उनका जो बयान था, हाँ, वो बस मेरे अंदर दिमाग में घुस के बैठ गया। सही बात। और फिर जब मौका आया तो मैंने वो बयान जो है अपना दिया अदालत में, फौजी अदालत के सामने। एक तारीखी था, उसका बाइकाट किया। अच्छा, तो अब इस तरह से फिर अखबार पढ़ने का क्योंकि मुझे शौक़ था, तो उस ज़माने में नसीम हिजाज़ी साहब कोहिस्तान अखबार के एडिटर थे जब मैं हाई स्कूल में था। फिर नवाए वक्त आता था, फिर एक ज़माने ज़मींदार भी था। तो मैं इन अखबारों के अदारिये पढ़ता था, फिर उनके नावल पढ़े नसीम हिजाज़ी के, फिर मौलाना मौदूदी को पढ़ना शुरू किया। तो उन सब, फिर जो एक मौलाना अहमद अली यहाँ थे, उनको रसालेबाज पढ़े। तो इस तरीक़े से फिर मुझे तारीख़ इस्लाम पढ़ने का शौक़ था। तो मौलाना शिबली को, यानी सुलेमान नदवी को, और दूसरे, बस फिर मैं पढ़ता चला गया, यानी तारीख़ का उसका मुताला जो था। और फिर मुझे लड़कपन ही में ना अखबार पढ़ने का बहुत शौक़ था, और एक अखबार पढ़कर मेरी तसल्ली नहीं होती थी जी। मैं 2 या 3 अखबार पढ़ता था। तो एक अखबार दायरा घर में तो नहीं आ सकते इतने अखबार। तो मैं फिर लाइब्रेरी जाता था। हमारे पाकपट्टन में मेरा बचपन गुजरा, वहाँ म्यूनसिपल लाइब्रेरी थी, उसमें जाके दूसरे अखबार पढ़ता था। और फिर हमारे यहाँ अखबार जो है कोई 11 बजे के करीब पहुँचता था उस ज़माने में। अच्छा। जो कराची के अखबार थे वो तो अगले दूसरे दिन पहुँचते थे, और जो लाहौर के थे वो 10:30-11 बजे पहुँचते थे। तो छुट्टी होती तो मैं बस के अड्डे पे चला जाता। इश्तियाक इतना था, इतना इश्तियाक था, और अखबार जो है वो मैं पढ़ता और लेके आता। तो मुझे फिर अखबार नवीस बनने ही का शौक़ हो गया। अच्छा। कि मैं बस अखबार नवीस बनूंगा। ये बचपन ही में मौलाना ये लोग, मैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हमीद नज़ामी और नसीम हिजाज़ी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बस इनसे मुतारिफ़ होता गया और इनको बस इनके साथ जुड़ता चला गया। तो ये आपकी शख्सियात हैं जिन्होंने बेसिकली आपकी शख्सियत की तामीर की है। हाँ, ज़ाहिर है, बेसिकली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। शेर शायरी तो अल्लामा इकबाल को भी पढ़ा, फिर दूसरे शायरों को भी पढ़ा, लेकिन अल्लामा इकबाल तो भी इधर असरात थे अपने। अच्छा, इन तमाम शख्सियात के असरात के बावजूद, जो कि तकरीबन एक ही डायरेक्शन के मुसाफिर हैं, तकरीबन थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। हाँ जी। लेकिन आपके अंदर एक आज़ादाना सी एक स्पिरिट भी मौजूद है। मैंने नोट किया कि एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीक है आपके अंदर, वो कहाँ से आई? देखिए ना, इन लोगों ने ये एक आज़ादी जो थी ना उसका जज्बा पैदा किया ना जी। तो आज़ादी का जो जज्बा है तो वो फिर गुलामी तो कबूल नहीं करता। जी। तो मुतासर थे, लेकिन आपकी रास्ता भी था। हाँ, मुतासर थे। मैं मुक़ल्लिद नहीं बना किसी का, किसी का मुरीद नहीं बना, किसी की बैत नहीं की। और क्योंकि हमारे अपना जो सिलसिला था, तो हम समझते थे कि हम तो उनकी औलाद हैं, तो हमने कोई किसी को फॉलो नहीं किया। और फिर ये है कि मुझे कोई, यानी शख्सियात जो थी ना, ज़ाहिर है वो मुतासर करती थी, लेकिन अंधी तकलीफ़ जो है
वो मुझे कभी भी यानी पसंद नहीं रही। ठीक। अच्छा, अब ज़रा पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। आपका आज जहां आप खड़े हैं, यकीनन आदमी ग्रो करता है, इवॉल्व करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसके कोई तस्वुरात में तब्दीलियां भी आती। आज आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, पाकिस्तान का आपकी नज़र में क्या विजन है कि पाकिस्तान को बहैसियत एक रियासत के कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, जो पाकिस्तान है, ये एक रियासत जो कंसीव की गई थी, ये तो यानी मुसलमानों का एक होमलैंड समझे ना। जी जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे, जब अब देखिए अंग्रेज़ के आने से पहले तो ताकत जो थी वो हुकूमत करती थी। जिसके पास ताकत है उसकी हुकूमत उसकी हुकूमत है, जी उसका मुल्क है। उस वक्त तो ना कोई वीज़ा था, ना कोई पासपोर्ट था। जहाँ आप चाहते जा सकते थे, जहाँ रह सकते थे। आप कोई मुल्क, किसी मुल्क के दरवाजे बंद तो नहीं थे ना, जी। उस ज़माने में वीज़े और कोई पासपोर्ट तो थे नहीं। और फिर जाने आने कोई लोगों का इतना वो भी रुझान नहीं था कि कौन इतने सफ़र करेगा। जी लेकिन ये है कि जब फातेह आते थे किसी इलाके में तो कब्ज़ा कर लेते थे, बस उनका इलाका हो जाता था, जी उनका मुल्क बन जाता। लेकिन जब अंग्रेज़ आया है और जब उनकी हुकूमत यहाँ कायम हो गई है, तो उन्होंने यहाँ जो वोट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। 1857 के कोई चंद साल बाद जी कोई यहाँ लोकल बॉडीज़ के अदारे कायम किए गए। सही बात। अच्छा, उन लोकल बॉडीज़ के अदारों के लिए इंतखाबात कराए गए। वो इंतखाबात जो थे वो बालग रायदही की बुनियाद पर नहीं थे, लिमिटेड फ्रेंचाइज लिमिटेड फ्रेंचाइज था, जी। लेकिन बहरहाल वोट की बुनियाद पर थे। एक नई चीज़ शुरू हुई। नई चीज़। अब उसमें क्या हुआ कि जो इलाके मुसलमानों की के अक़लियती इलाके थे, लेकिन जहाँ मुसलमान बड़े बड़े ज़मींदार और जागीरदार थे और वो इस्टेब्लिशमेंट जो मुगलिया दौर की थी यूपी मिसाल के उसके तौर वारिस जो थे पे। जी यूपी में, अब जब वो इलेक्शन हुआ तो बड़े बड़े हार गए जी और मामूली मामूली लोग उनके मुकाबले में जीत गए। जीत गए। और जो इनको हिंदू जो थे, आम हिंदू, उन्होंने कई जगह सेठों को शिकस्त दे दी, फ्यूडल्स को शिकस्त दे दी। अब ये हाहाकार मच गई, भाई ये क्या हुआ, ये कौन सी हुकूमत कायम हो रही है जो इसमें? शरफा की नहीं है, हाँ, कोट शुरफा की नहीं है। जी और ये इसमें शुरफा जो है उनकी ऐसे तजलील होगी। जी तो वहाँ से अब ये एक झटका लगा है मुसलमान अशराफिया को, जी जो अक़लियती इलाकों में थी। जिसकी प्राइम एग्जांपल यूपी की यूपी है ना, बिहार यूपी। जहाँ मेजॉरिटी में नहीं थे। जी अब वहाँ से ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई ये जो निज़ाम है ना, ये तो चलेगा। इसका मतलब ये है कि हम तो फिर मिनॉरिटी में होंगे मुस्तकिल जी और ये होंगे मेजॉरिटी में। तो फिर यहाँ से वो ख्याल पैदा हुआ। पर सर सैयद ने उन्होंने शुरू किया, उन्होंने कहा भाई देखिए, ये तो यूरोप का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। यहाँ तो मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं, उनकी जो नुमाइंदगी है वो उसको यकीनी बनाना होगा। वहाँ से फिर जुदागाना इंतखाब का तसव्वुर आया जी और मुसलमान जो थे एक अलग एंटिटी के तौर पर उन्होंने अपने असर्ट किया। तो अब ये उसके नतीजे में एक वो मुसलमानों में, अब ये तो उस वक़्त देखें ना, कई जगह मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, मुसलमान मेजॉरिटी में थे, लेकिन ओवरऑल हिंदुस्तान में तो 1/4 थे। जी बिल्कुल। तो अब ये जो खौफ लाहक हुआ कि 3/4 तो हिंदू होंगे और 1/4 हम होंगे, तो ये किस तरह की
जब ये अंग्रेज़ रुखसत होगा आहिस्ता आहिस्ता, जब ये वोट के ज़रिए हुकूमत कायम होगी, तो फिर हम तो अक़लियत में रहेंगे। अब इसी से वो तहरीक पाकिस्तान जो है ना, बिल आखिर उसने जन्म लिया। जी। तो बुनियादी तौर पर अच्छा, अब लेकिन ये बहुत से नशेब व फराज से गुजरते हुए, या तो ये होता ना कि तमाम मुसलमान जो हैं वो एक इलाके में इकट्ठे हो जाते और तमाम हिंदू दूसरे इलाके में इकट्ठे हो जाते। बाज़ हिंदू जो थे थिंकर्स, उनकी ये राय थी, जैसे लाला लाजपत राय वगैरह दूसरे, कि मुसलमान सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएं, नकल मकानी हो जाए, हिंदू सारे एक जगह इकट्ठे हो जाए। लेकिन जो तहरीक चली अल्टीमेटली वो थी कि जो मेजॉरिटी एरियाज हैं मुसलमानों के और हिंदुओं के, उनको अलग अलग किया जाए। ठीक। अब गोया इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में जो अक़लियती इलाके थे मुसलमानों के, वहाँ के मुसलमानों को वहीं रहना था, और यहाँ जो पाकिस्तान के इलाके थे उसमें जो गैर मुस्लिम थे इनको यहीं रहना था। ओरिजिनल थॉट ये था। तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज, ये दो अलग मुल्क बन जाएंगे। एक लंबी कहानी में मैं नहीं जाता, लिख कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मुल्क जो हैं उनके दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात रहने थे, अच्छे हमसायों के तौर पे उनको रहना था, और ये ख्याल था कि जब तकसीम हो जाएगी, अपने अपने इलाके बांट लिए जाएंगे, तो फिर अच्छे हमसायों की तरह रहेंगे। हाँ, फिर लड़ाई का सबब कोई नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब हुआ ये कि पर बाद में ऐसे वाक़यात हुए, जो हदबंदी हुई, उसके मसाइल पैदा हो गए, फिर फसादात हो गए, फिर ऐसी रेड क्लिफ अवार्ड इस तरह आया, उसने कई मसाइल पैदा कर दिए, कश्मीर का मसला पैदा हो गया, उससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो थे उनके दरमियान तल्खी पैदा हो गई। लेकिन उस सब के बावजूद भी 1946 में कायद आज़म ने यह कहा कि ये अमेरिका और कनाडा के से ताल्लुकात होंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जी। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को दो दोस्त मुल्कों के तौर पर रहना चाहिए था, यानी दुश्मन मुल्क के तौर पर रहना नहीं चाहिए था। प्लान यही था। बल्कि प्लान तो ये था कि बन के दोस्ती हो जाएगी। अगर इकट्ठे रहेंगे तो शायद लड़ाई होगी। ठीक है ना। जी। और आप ये देखिए कि जिस वक्त पाकिस्तान कायम हुआ है तो 560 या 65 रियासतें थी यहाँ, प्रिंसली स्टेट्स, जिनको दाखिली खुद मुख्तारी हासिल थी। जी। उन रियासतों में ना कांग्रेस थी ना मुस्लिम लीग थी। जी। मुसलमान और आबाद थे वहां भी, लेकिन वहां कोई तहरीक नहीं चली। ठीक। तो आज़ादी की जो तहरीक चली, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी, ये ब्रिटिश इंडिया में थे। अच्छा। तो अब ये रियासतें जो थीं, वो जब इतनी बड़ी रियासतें एक दाखिली खुद मुख्तारी के साथ रह रही थी, तो सोचा यही किया कि भाई दो रियासतें अगर बन जाएंगी तो वो भी आपस में एक अच्छे तरीके से रह लेंगी। जी। तो ये मैंने अपने बुज़ुर्गों से जो बात की और बाद में जो सियासतदान पुराने उनसे मिलता रहा, मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे, तो उसमें हर एक से मिलके यही सोचा। मैं नूरुल अमीन साहब से मेरी बड़ी बात इससे हुई तफसीली। उन्होंने कहा हम नहीं समझते थे कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इतनी कोई दुश्मनी होगी। अगर दुश्मनी, इतना फासला था मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, दरमियान में हिंदुस्तान था, तो दुश्मन मुल्क के तौर पर कैसे रह सकते थे। लेकिन ये तारीख़ का जबर है, या वाक़यात ऐसे हुए कि हमारी दुश्मनी वो शुरू हो गई, जंगें भी हुई। जी। अच्छा, मैं ये सवाल तो आगे चल के करना चाहता था, लेकिन अभी चूँकि आपने जिक्र कर दिया है तो मेरे जहन में आया कि बावजूद इन तमाम तल्खियों के और नफ़रतों के और लड़ाइयों के, जंगों के, जो अवाम के दरमियान बाज़-औक़ात ऐसी एक लहर सी उठती है या नज़र आती है, चमक सी उठती हुई, कि जिसमें उनके अंदर एक ख्वाहिश है एक दूसरे से मिलने की, अमन के साथ रहने की, आने और जाने की।
मसलन मैं अभी चंद ही दिन पहले जो इंडियन पंजाब है उसके चीफ मिनिस्टर है भगवंत सिंह मान मान। साहब, उनकी मैं तकरीर सुन रहा था, वो तकरीर कर रहे थे, उसमें यही कहते थे, पंजाबी में वक़ैद थे कि सानू तुसी लड़ नहीं रखा, असी पंजाबी जदों कहो आपस च लड़ पईए, जदों तुसी कहते बंद कर दो चुप कर जाइए। तो वो यही बस प्लीडिंग कि हमें आपस में आना जाना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए, कम से कम पंजाब के हद तक वो कहते थे। और आपको याद है हम इकट्ठे भी हमने सफ़र किया इंडिया का, तो वहाँ पे भी लोगों के अंदर एक गुडविल सी थी और यहाँ की हम बहुत मुतासर हुए। तो इसके बावजूद यानी इस ख्वाहिश के बावजूद तल्लुकात ख़राब होते चले गए, हुकूमतों के दरमियान तल्लुकात ठीक नहीं हो सके, लेकिन अवाम के दरमियान एक गुडविल का जज्बा तो लगता है मौजूद है अभी भी। देखे ना बिलाल साहब, पंजाब में जो फसादात हुए वो ज़्यादातर मुसलमानों और सिखों के दरमियान हुए। जी मुसलमान इलाकों में और सिख इलाकों में बहुत जुल्म हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ ज़्यादा हुआ कहाँ जी, कम हुआ, दोनों तरफ हुआ। ठीक है, दोनों तरफ हुआ। जी लेकिन आज आप देखें सिखों के और पाकिस्तानियों के दरमियान अब वो बिल्कुल एक भाईचारा है, जी मोहब्बत है। और भारत जो है उसकी मुंहजोरी के ख़िलाफ़ दोनों यकजा हो जाते हैं। जी तो यानी ये जो कुछ हुआ है उसको यानी एक वक्ती हंगामा समझ के फरामोश कर दिया गया है। जैसे फसाद हो जाए, जैसे वबा फैल जाए, गुस्से में लड़ लें। जैसे गुस्से में लड़ लें। तो अब आप देखें जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान क्या कुछ हुआ, जी 71 के वाक़यात क्या थे, आज उसको भूला जा चुका है। जी इस तरह अगर देखिए उस वक्त जब पाकिस्तान बन रहा था तो मुस्लिम लीग तो तकसीम नहीं चाहती थी बंगाल की और पंजाब की। पंजाब में भी और बंगाल में भी मुसलमान अक्सरियत में थे, जी लेकिन जो हमारे सिख और हिंदू भाई थे उन्होंने कहा कि नहीं तकसीम होनी चाहिए। अगर उस वक़्त सिख हमारे साथ होते और आप वो तकसीम पंजाब की हमायत न करते और पंजाब इकट्ठा रहता तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती, और ना ही फिर इतनी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो टेंशन होती जो बाद में पैदा हुई, ना ही उस तरह से कश्मीर का मसला पैदा होता। जी तो आज ये सिखों को देखिए, सिखों सिखों के सारे मजहबी मुकामात बड़े बड़े यहाँ पाकिस्तान में, जी हाँ और अब वो उनका एक मक्का और मदीना पाकिस्तान, जी और वो जनाब उन्होंने उनकी जायदादें थीं, उनकी जागीरें थीं, उनकी ज़मीनें थीं, वो सब पाकिस्तान में रह गई। तो वो उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा जो उस वक़्त जज्बाती रवैया इख्तियार किया। जी और उनको बार बार ये बात कही जाती थी कि ये आबादी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके लिए कोई अलग सा सूबा बन जाए या अलग खित्ता बन जाए। आप मुसलमान जो हैं, अफसोसनाक ये है कि मुस्लिम लीग और उस वक़्त जो हमारे अकाली दल के लोग थे उनके दरमियान मामला ना हो सका, लेकिन अब पछतावा है इसका। जो भी सिख मिलता है वो उस पर पछताता है, और हम जो हैं हमें भी इसका अफसोस है, और हम इसको भुला के, माजी को भुला के हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, अब देखिए हमारी ज़ुबान जो है हिंदी जो है वो उर्दू ही का दूसरा नाम है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब आप उसकी ग्रामर वो है, उसके अल्फाज वो हैं, फिर हमारा एक कल्चर भी है, वो सारी यानी एक मुगायरत के बावजूद उसमें बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। और दूसरे ममालिक में जो रहते हैं हाँ, तो आपस में बिल्कुल आपस करीबी में बड़े भाईचारा होता है। भाईचारा होता है। इसलिए अगर थोड़ा सा मौका मिले, अब भी यहाँ देखें, जब भी कोई अच्छी हुकूमत कायम हुई है इंडिया में और तो एक भाईचारा कायम हुआ है, तो बहुत तब्दीली जो है फ़ौरन देखने में आई है और एक खैर सगाली का माहौल पैदा हो गया है। और अब भी मैं समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये आने जाने की सहूलतें होनी चाहिए। जब सार्क कायम हुई थी तो ये ख्याल था कि यूरोपीय यूनियन बन जाए, कि तरह हम यहाँ बन जाएगा हमारा एशिया, जनूबी एशिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सका। अभी कोशिश करनी चाहिए कि ये दोनों मुल्क जो हैं
ये जोग्राफिए से बंधे हुए हैं और तारीख से बंधे हुए हैं। बिल्कुल। और अभी तो देखा ना, मुसलमान जो हैं एक बड़ी तादाद में तो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद बरसर इक़्तिदार आए हैं, उन्होंने खुद हिंदुस्तान का इमेज जो है उसको ख़राब कर दिया। एक डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान, एक सेकुलर हिंदुस्तान, उसका चेहरा गदला कर दिया। इसीलिए सेटबैक हो रहा है इंडिया को। जी। पूरी दुनिया में कोई उसका साथी नहीं है, कोई हमनवा नहीं है। तो पाकिस्तान और इंडिया, उनको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। इसका इदराक जैसे हो जाएगा, जल्द हो जाए या देर से हो, ये करना पड़ेगा। जो सही फरमा रहे हैं, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट भी है। हाँ जी, इंडिया जिस बुलंदी पे पहुंचने के लिए ख्वाहिश रखता है, एस्पायर करता है, वो मुमकिन ही नहीं है अगर अब वो इस तरह उलझा रहेगा पाकिस्तान के साथ और ख़ुद अपनी मुसलमान जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके साथ। हर हमसाय से ताल्लुकात ख़राब। जी। नेपाल तो हिंदू मेजॉरिटी एरिया है, नेपाल से ताल्लुकात ख़राब है। अभी म्यांमार पे उन्होंने चढ़ाई कर दी, ड्रोन भेज दिए। बांग्लादेश देखिए, जिसको छाती फुला के कहते थे हमने तख्लीक किया है, जी। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत कराई वहाँ। लेकिन आज बांग्लादेश के लोग कहाँ खड़े हैं? उन्होंने ज़रा बुरकस निकाल दिया है वहाँ हसीना वाजिद का। और जो भारत की ग़ुलामी कहते कबूल करने को हम तैयार नहीं हैं। जी। तो भारत को एक बराबर की सतह पर अपने हमसायों से सलूक करना होगा, बिल्कुल। तभी वो एक अमन कायम हो सकेगा। वगरना ये बेअमनी जो है, ये बदअमनी उसके अपने अंदर घुस जाएगी। सही बात है। ये शामी साहब, ये कई दफ़ा हुआ है तारीख़ में कि आपके दरमियान तल्लुकात अगर ख़राब होते हैं तो फिर कोई ऐसा वाक़या ज़हूर पज़ीर होता है जिसमें आपने बहुत बड़ी कोई जंग लड़ ली या बहुत को बड़ा फ़साद हो गया, तो फिर उसके बाद फिर आप चीज़ों को रिकनसाइल करने की तरफ माइल होते हैं। तो मैं इसी तनाजुर में देखता हूँ कि जो पाकिस्तान इंडिया की ये 100 घंटे की जंग हुई है, 4 दिन की, इसके बारे में मेरा अलग सवाल होगा आपसे कि कितना दूर रस है ये इसके असरात। लेकिन क्या इसके बाद इम्कानात हो सकते हैं पैदा कि दोनों मुल्क गौर करें कि हम एक दूसरे को तबाह करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारा अपना कितना नुकसान है और हम इसको चीज़ों को ठीक करें? क्या इससे कोई सूरत हाल बढ़ सकती है? देखें, जब हमने एटमी धमाके किए, इंडिया ने पहले आप धमाका किया, फिर हमने जवाब में बता दिया कि हम भी एटमी तो ताकत हैं। तो वो जो ताकत का तवाज़ुन कायम हुआ था, बिल्कुल। उसके बाद एक फ़ौरन ये सोच उभरी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो वज़ीर आज़म थे इंडिया के, और यहाँ नवाज़ शरीफ साहब थे। तो वो दोस्ती बस पे बैठ के आए और उस वक्त कहा नहीं भाई, अब तो ये बराबर की ताकत हैं, तो इनसे तो बातचीत के ज़रिए मामले तय करने पड़ेंगे। वाजपेयी साहब का बड़ा बहादुराना ठीक कदम है ना? था। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली परवेज़ मुशर्रफ ने वो एक कारगिल की लड़ाई सबोटाज कर दिया। सबोताज कर दिया। जी। लेकिन आप वो एक रियलाइजेशन दोनों मुल्कों में हुई थी, जी। और दोनों मुल्कों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था कि भाई बातचीत शुरू हो जाएगी और मसला कश्मीर का कोई काबिल कबूल हल निकाला जाएगा जो पाकिस्तान को, इंडिया को और कश्मीरियों को काबिल कबूल हो। और उस वक़्त वाजपेयी जी ने इंडिया में ये बात जाके कही थी, उनका जी आप इंडियन दस्तूर के ताबे कश्मीर का हल तलाश करेंगे? उन्होंने कहा सर नहीं, हम इंसानियत के दस्तूर के ताबे हल तलाश करेंगे। कितनी दानिशमंदाना ठीक है बात ना? की थी उन्होंने। जी। तो हम एक बहुत करीब आ गए थे इस मसले को हल करने के लिए। जी। लेकिन फिर यहाँ जो थी हमारी ना आकमत अंदेश जो है, हमारी क़ियादत थी, उन्होंने उसको सारा मामला जो उल्टा दिया उसको, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मुँह जोरी ने, और जिसको फिर वाजपेयी ने कहा कि ये विश्वासघात हुआ है। हाँ। अब एक और मौका पैदा हुआ है। जी। देखिए, इंडिया ये समझ रहा था कि पाकिस्तान नरम चारा है, भाई ये तो मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार है, और हम जाएंगे जिस दिन टहलते हुए जाएंगे। जी। वो पहलगाम का जो वाक़या हुआ, तो उन्होंने इसी तरह हमें आंखें दिखाई और कहा कि बस हम आ रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो तहस नहस कर देंगे, और पाकिस्तान को चप्पट लगा के और कान पकड़ा के और मुर्गा बना के वापस आ जाएंगे। अमेरिका बहादुर जो है फिर वो भी गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के लिए आ जाएगा। जी। लेकिन जब पाकिस्तान ने जो अपने जौहर दिखाए हैं, हमारी अफवाज ने जिस तरह मुकाबला किया है,
और जिस तरह दांत खट्टे किए हैं, उसने तो एक नक्शा बदल दिया, एक नया बैलेंस पैदा हुआ। नया बैलेंस पैदा हो जी, गया। अब बिल्कुल। पूरी दुनिया में अब भारत का नैरेटिव बयान नहीं कोई नहीं कबूल कर रहा, जी। क्योंकि भारत बातचीत का इनकार कर रहा है। भारत अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर इसरार कर रहा है। हम बातचीत की बात कर रहे हैं। हमने तो ये भी कहा कि जो पहलगाम का वाकया है, आइए इस पर मुश्तरका तहकीकात कराते हैं, हाँ, किसी न्यूट्रल पार्टी से करा दें। न्यूट्रल पार्टी से करा लीजिए। फिर बाद में ये कहा कि ISI और रा की मुश्तरका टीम बना दीजिए। जी। तो पाकिस्तान जो है, उसका बयानिया जो है पूरी दुनिया में कबूल हुआ, और पूरी दुनिया को मैसेज गया कि पाकिस्तान की मुश्किलात मुआशी जो भी हों, पाकिस्तान एक दफाई एतबार से एक बड़ी ताकत है। उसके दोस्त उसके साथ खड़े हैं, और ये नाकाबिल तस्खीर है। इंडिया को ये पैगाम मिल गया कि पाकिस्तान के साथ मुआमला करना पड़ेगा। पाकिस्तान सरेंडर नहीं करेगा, जी। और ना उसके सरेंडर कराया जा सकता करने है। वाला नहीं है हाँ। कि इसको आप खा लें। शामी साहब, आप थोड़ा सा पाकिस्तान के दाखिली सिनारियो की तरफ आते हैं। इस जंग के तनाजुर में अगर आप देखें तो ये जंग हुई, इसमें किसी हद तक जो पाकिस्तान की दाखिली पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है पार्टियों के दरमियान, वो भी कुछ दबी, थोड़ी सी एक यूनिटी पैदा हुई। तो क्या इस जंग के असरात के तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारी कन्फ्रंटेशन है, जो जैसे ही जंग ख़त्म हुई तो फिर एक दफ़ा औद के आई हैं दोबारा ये तमाम जो कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, तो क्या ये रियलाइजेशन यहाँ पैदा नहीं हो सकती कि हमें भी कोई अपनी कन्फ्रंटेशन को एड्रेस करना है, और इसको जो बंद गली में इस वक्त हम खड़े हैं, एक डेड एंड है, दोनों तरफ से एक आवेजिश है, कोई रास्ता नहीं है कि कैसे, तो उसका भी कोई रास्ता इस सूरत हाल में निकल सकता है, और वो कैसे निकल सकता है? बिलाल साहब, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन पाकिस्तान को वो सियासी जमातें और वो सियासी रहनुमा नसीब नहीं हुए जो जमहूरियत का सिर्फ नारा न लगाएं, जमहूरी जज्बे से सरशार भी हों, वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें जी, और इक़्तिदार को एक आनी जानी चीज़ समझें, उसको ज़िंदगी और मौत का मसला न बनाएं। तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो उस बात से पैदा हुए हैं। उससे पाकिस्तान के अदारे जो हैं उन्होंने भी तजावुज़ किया है, वो अपनी हदूद को छोड़ा है, और अहले सियासत ने उनको रास्ता दिया है। तो पाकिस्तान में बार बार ये मसला पैदा हुआ है, और सब कुछ लुटा के जब होश में आते हैं तो कोई नया गिरोह पैदा हो जाता है। आप देखिए, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी जब मफाहमत की तरफ आई तो फिर इमरान खान साहब मैदान में आ गए। अब उनके और इनके दरमियान एक जंगो जदल जारी है। जब तक ये अहले सियासत मुग़लों के दौर से नहीं निकलेंगे और इक़्तिदार की लड़ाई को ज़िंदगी और मौत का मसला बनाने से इनकार नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी मुश्किलात जो है ना वो कम नहीं होगी। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ, देखिए, ऐसा जमहूरी मुल्क है जहाँ लोकल पार्टीज वो नहीं है। जी बिल्कुल, मुकामी हुकूमतें नहीं हैं। दुनिया में कहीं देखा आपने कि वहाँ लोकल, ऊपर की हो ना हो, लोकल लेवल पे ज़रूर होती। यहाँ लोकल लेवल पे जो ऊपर वाले हैं, जो सूबे वाले हैं, और नीचे वालों को अपना हरीफ समझते हैं, जी, और वो उनको इख्तियार देने को तैयार नहीं है। फिर ये है कि जो इनका हरीफ सियासत है उसको ये दुश्मन समझते हैं, उसके लिए दफ्तर दुश्मन इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस रवैये, इस माहौल में ये जमहूरियत पनप नहीं सकती, और हमें बार बार झटके लगते रहेंगे। ये रवैया सारे लोगों का जब तक दुरुस्त नहीं होगा और हमारी मुश्किलात रहेंगी। इसमें मुझे हमें दबाव बढ़ाना चाहिए। जो हमारे अहले सहाफ़त हैं, अहले दानिश हैं, उनको इस नुक्ते पर अपना ज़ोर देना चाहिए और इस तरफ तवज्जो मबज़ूल करानी चाहिए, तभी हम इस दलदल से निकल सकेंगे। शामी साहब, आप
इमरान खान साहब अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो आप और चंद दूसरे दानिशवर इमरान खान साहब से भी मिले थे इसी बात में लेके कि आप दोनों के दरमियान कुछ चाहते थे कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसमें को एग्जिस्ट कर सकें, वर्किंग रिलेशनशिप हो। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, क्या मैसेज आपको मिला वहाँ से? देखिए, इमरान खान साहब से जब वो सियासत में थे और इक़्तिदार में नहीं आए थे तो बड़ी अच्छी उनसे तवक्कुआत थी। लेकिन फिर 2014 को जो धरना हुआ उसमें उनकी एक नई शख्सियत उभर के सामने आई। फिर जब वो इक़्तिदार में आए तो जो अपोजिशन से थी उससे वो बात करने पे आमादा नहीं होते थे, उसको हकीर समझते थे और समझते थे कि फ़ौजी क़यादत को या एजेंसियों को, ISI को डील करना चाहिए। तो यही चीज़ जो है बड़ी मुश्किलात का बायस बन गई और हमने बार बार उनसे यही अर्ज़ किया कि आप उनको भी स्पेस दें, हुकूमत करें, आराम से हुकूमत करें, उनको अपोजिशन करने दें, को बैठ के। और जो आखिरी हमने उनसे सवाल किया कि आप बहुत पॉपुलर करेंगे, बहुत पॉपुलर है, आपको यकीन है कि अब इंतखाबात होंगे तो आप जीत जाएंगे? हाँ जी, जीत जाएंगे। तो फिर क्या, फिर मसला क्या है? जब आप लोग आपके साथ हैं, आप बहुत पॉपुलर हैं, तो फिर तो आपको बड़ा इत्मीनान के साथ मामलात को इलेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ जब नो कॉन्फिडेंस हुआ तो भाई नवाज शरीफ साहब को भी निकाला गया, बेनज़ीर भुट्टो को भी निकाला गया। तो उन्होंने अपना सब्र किया, खून का घूंट पिया और अपने आगे बढ़ गए और अपने वक्त का इंतज़ार किया। वक्त का इंतज़ार किया जी। अगर वो भी जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसका खून का घूंट पी लेते और आगे बढ़ जाते और दस्तूर के दायरे में रह के जद्दोजहद करते तो सारे मसाइल पैदा ना होते। बिल्कुल ठीक। उन्होंने बदकिस्मती से, अब उनसे मुलाकात नहीं हुई, अगर 2 साल हो गए, अब जेल में है, दिल कुड़ता भी है इस पर, हमारी ख्वाहिश भी है वो बाहर आए। लेकिन ये बातें जो है, बड़े लीडर जो हैं उनको बड़ेपन का मज़ार तो करना होगा। सही बात है। शामी साहब, ये जिस तरह ये इस गलती की हम बात कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के टॉलरेट नहीं करते, अगर आप अपनी हिस्ट्री को देखें पाकिस्तान की, तो कोई आप चंद बड़े बड़े जो आपके ख्याल में हमने ब्लंडर्स किए हैं हिस्टोरिकली 78 ईयर्स में, वो क्या होंगे? 3, 4, 5 जो आपकी नज़रों में आते हैं? देखें ना जी, सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये है कि जब हमारा दस्तूर बन गया, जी, 7 साल लगे हैं, 73 70 नहीं, 56 का, 56 का। अच्छा। तो उस दस्तूर के ताबे हमें काम करना चाहिए था। वो दस्तूर मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के नुमाइंदों ने मिल के बनाया था। बिल्कुल। ठीक है, जब वो मार्शल लॉ लगा, वो सबसे बड़ा ब्लंडर था। मार्शल लॉ लग गया, एक इस्तेहकाम तो मसनूई पैदा हो गया, लेकिन जब मार्शल लॉ ख़त्म हुआ तो मुल्क बाकी नहीं रह सका। सही बात है। तो अगर वो मार्शल लॉ ना लगता, हम उठते बैठते गिरते पड़ते अपना रास्ता मुतय्यन कर लेते। अपने हमसायों को भी देख सकते हैं हम, ऐसी तरह बिल्कुल, वो भी कंटिन्यूटी के साथ इम्प्रूव किया उन्होंने। हमने, और हमारी अगर आप देखें उस ज़माने की तफसील में जाएं, हमारी बुनियाद हमने रख दी थी, हम सनती तौर पर तरक्की भी कर रहे थे, हमने अपनी फ़ौज जो है उसका भी बिल्डअप शुरू कर दिया था, हमारे सारे अदारे कायम हो रहे थे। लेकिन ये मार्शल लॉ ने आके एक सब चीज़ों को उथल पुथल कर दिया। उसका नतीजा क्या निकला? हमारी डिसीजन मेकिंग जो, फिर क्या हुआ? फिर 1965 की जंग, ये भी एक बहुत दूसरा बड़ा ब्लंडर है। जी। ये 1965 की जंग अगर हम चाहते तो नहीं हो सकती थी। जी, बल्कि पिछलों का कहना यह कि इनिशिएट ही हमने किया। ऑपरेशन जबराल्टर हमने शुरू किया, उसका नतीजा 1965 की जंग निकली। वो 1965 की जंग ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान किया, कमर तोड़ दी उसने। जी। मैदान जंग में तो हमने इंडिया को रोक लिया, जी। हमारी फ़ौज ने तो दादा शुजात दी थी, लेकिन उससे हुआ क्या? पाकिस्तान बेएतबार हो गया। हम जो सीटों सेंटों में थे, अमेरिकन अलाई थे, हमारी इमदाद बंद हो गई। हमारी सारा फ़ौजी खर्चा जो था उससे पहले अमेरिका उठाता था, वो बंद हो गया। और हम कहते थे डेवलपमेंट जो यूं जा रही डेवलपमेंट हो रही थी,
जी उस जंग के नतीजे में फिर भुट्टो पैदा हुआ, फिर मुजीब पैदा हुआ। उस जंग के नतीजे में फिर 71 की जंग हमें देखनी पड़ी, मुल्क दो लख्त हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ब्लंडर दूसरा जो था जी वो 65 की जंग थी। जी। आप भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन के बारे में क्या वो राय तीसरी रखते हैं? अब भुट्टो साहब आ गए। जी आप देखिए, उन्होंने एक मुत्तफ़क़ का दस्तूर बना लिया, इत्तफाक राय से दस्तूर तो बना लिया, लेकिन उसके बाद अपने मुखालफों को जीने नहीं दिया। जी बुनियादी हकूक़ जो थे पहले दिन से अगले दिन मुअत्तल हो गए, एमरजेंसी लगा दी गई। और फिर क्या हुआ, उस वक़्त उनकी मेजॉरिटी थी, मुँह ज़ोर मेजॉरिटी असम्बली में, उन्होंने नेशनलाइज कर लिए सारे अदारे। जो हमारी तरक्की जो थी मुआशी रुक गई। बिल्कुल। आप और आज देखें, तक उसके असरात हैं नज़र हमारा एक अदारा था बीको, जी जो इतनी शान का अदारा था कि वहाँ चुएनलाई आए अयूब के दौर में, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि चाइनीज़ इंजीनियर यहाँ आके इंटर्नशिप करें। क्या वो बात। अदारा आज जहाज़ बना रहा होता, ट्रक बना रहा होता, बड़ी बात। कारें बना रहा होता। आज जहाँ आप वहाँ जाके, अब उसका नाम पीको है, वहाँ खंडर है वो, जी और वहाँ खाक उड़ रही है। तो सारी वो जो हमारी तरक्की थी, तीसरा बड़ा ब्लंडर हमारा ये है, जिसके असरात से हम आज तक नहीं निकले। और फिर जो धांधली थी 1977 के इंतखाबात की, उसने रही सही कसर पूरी कर दी। उसके बाद ये समझा जा रहा था सकूत ढाका के बाद अब कभी फौज इक़्तिदार की तरफ नहीं बढ़ेगी, जी बिल्कुल। जुर्रत नहीं कर सकेगी। लेकिन ऐसी महाजराई पैदा की, ऐसी धांधली की, उसके नतीजे में फ़ौज जो थी जब आई, उसने इक़्तिदार संभाला तो लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, और 11 साल तक बैठी रही। 11 साल तक बैठी रही। जी तो ये सारे ब्लंडर्स हैं पाकिस्तान के, जिनसे आप जिनका नतीजा आज भुगत रहे हैं। मेरा दिल चाहता है मैं आपसे ये भी पूछूं कि इस तरह के कोई 3-4 बड़े काम भी हुए होंगे ना, पॉजिटिव बात भी, जो पाकिस्तान की विजनरी लगता होगा कि स्टेप्स हैं। नहीं, उनके बारे पाकिस्तान का देखें जी, एक तो बड़ा काम यही हुआ कि 1973 का दस्तूर बना लिया हमने इत्तफाक राय से। में और बहुत बड़ा कारनामा था आज भुट्टो भी वो साहब। दस्तावेज है सब। उसके बावजूद आप देखें, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले नैब के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी थी, बलूचिस्तान की हुकूमत बिल्कुल तोड़ी जा चुकी थी। नैब के जलसे पे भुट्टो साहब की FSF ने लियाकत बाग के इसमें पिंडी में हमला किया था, लोग मार दिए थे उनके कारकुन, लाशें लेके गए थे अब्दुल वली खान। लेकिन अब्दुल वली खान को, उनके रफ़ाक़ा को सलाम कीजिए, उन्होंने उसके बावजूद दस्तूर पे दस्तखत किए और मुत्तफ़िक़ा दस्तूर बनवाने में किरदार अदा किया। सही बात। तो दस्तूर बन गया। दूसरा बड़ा काम हमने ये किया कि भुट्टो साहब जो थे, उन्होंने एटमी प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, भुट्टो साहब की गलतियां भी बड़ी थी और उनके कारनामे भी बड़े। कारनामे, उनका कि ये एटमी प्रोग्राम शुरू करें। अगर हम एटमी ताकत होते तो इंडिया हमारे ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं कर सकता था। अब एटमी प्रोग्राम तो उन्होंने शुरू कर लिया, लेकिन उसको फिर पाया तकमील तक तो जनरल ज़ियाउल हक ने पहुँचाया। जी। और फिर धमाका जो है नवाज शरीफ साहब के मुकद्दर में लिखा था। तमाम हुकूमतों ने, तमाम हुकूमतें और उससे जुड़ी रहीं, तमाम हुकूमतें 1973 के दस्तूर के साथ जुड़ी रहीं। तो ये साबित कदमी से, बिल्कुल साबित कदमी से। जी। फिर मसला कश्मीर देखें, मसला कश्मीर जो है वो भी हमारा मसला है, और उस पर हमारी तमाम हुकूमतें, हमारी तमाम रायामा जो है उसके साथ आज भी जुड़ी हुई है और उसका हल चाहती है। और एक बात और भी देखें आप कि हमने चीन के साथ उस वक्त दोस्ती की बिल्कुल। जबकि अमेरिका को चीन का नाम सुनना गवारा नहीं था। जी, ये भी बड़ी जुर्रत की बात थी, दूरअंदेशी की बात थी। ठीक है ना। और उसकी हिफाजत की हमने चीन के साथ ताल्लुकात की, बिल्कुल। किसी तौर उसको आँच नहीं आने दी, और आज हम उसका फल खा रहे हैं। और फिर एक बात ये भी है कि जब सर्द जंग के दौरान हमने फिर अमेरिका के साथ इत्तेहादी बने उसके, और उसका भी हमें फ़ायदा हुआ, मुआशी तौर पर भी और मिलिटरीली भी। और फिर बैलेंस भी रखा, बैलेंस भी रखा, चाइना और अमेरिका। ठीक है ना।
तो हमने ये जो फैसले हैं बहुत बड़े फैसले किए हैं और जो आज भी हमें तवाना रख रहे हैं जी। और आगे बढ़ने में हमारी मदद दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शामी साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान के अगर बड़े मसलों को देखें तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नेंस हमारा सबसे बड़ा मसला है? बुरी गवर्नेंस होना जिससे सब चीज़ें फूट रही हैं, या आप समझते हैं कि कहाँ से सिरा पकड़ना चाहिए मसाइल के हल का? देखिए बिलाल साहब, एक तो हमारे पास स्ट्रक्चर तो बड़ा अच्छा मौजूद है, जी। लेकिन हमारी फ़ौज है यानी दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में है। अब अमेरिका ने कितने ट्रिलियन लगाए हैं, अफ़गानिस्तान की फ़ौज खड़ी नहीं कर सका। जी बिल्कुल। हमारी जुडिशरी, ये स्ट्रक्चर जो है, मुसलमान मुल्कों में चले जाएं, इतनी बड़ी स्ट्रक्चर जुडिशरी कहीं नहीं मिलेगी आपको। जी। फिर हमारा मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, आज़ाद है, और फिर ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारा जो इंतज़ामी ढांचा है, वो भी बड़ा मजबूत है। हमने ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है, हम यानी जो तसलसल जारी नहीं रखते। जी। हर हुकूमत जो आती है वो अपनी प्रायोरिटीज़ लेके आ जाती है, तो हमें कोई ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई एजेंडा बनाएं उसमें फिर खलल ना पड़ सके, इत्तफाक राय हो जाए। इत्तफाक राय से। और जो इक़्तिदार की जंग और कशमकश जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारी गवर्नेंस भी बेहतर हो जाएगी, जी। उसके बगैर बेहतर नहीं होगी। वगरना हम उनको, सरकारी अफसरों को अपने ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे और फिर एहतसाब के नाम पर इंतकाम लेते रहेंगे, जी। और ये हमें कमज़ोर करता रहेगा इस सारे मामले में। तो ये जो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का अमल है, वो ये है बुनियादी चीज़ है। बुनियादी चीज़ है। जमहूरियत भी उसी से आएगी और गवर्नेंस भी उसी से आएगी। हाँ जी। अच्छा, अब ये फरमाए, हमने बहुत सी तहरीकों का तजर्बा किया है पाकिस्तान में, तहरीकें चली हैं, तहरीकें कामयाब भी हुई हैं, वायलेंट थी जो भी थी, लेकिन उसके नतीजे में कभी भी कोई स्टेबल गुड गवर्नेंस देने वाली हुकूमत वजूद में नहीं आई। तो इन सारे तजुर्बों से क्या पीटीआई जो तहरीकें चलाने की कोशिश कर रही है, क्या उसको भी कोई फ़ायदा होने का इम्कान है, या मुल्कों को फ़ायदा होने का इम्कान है? देखिए, जो तहरीकें चली हैं ना, काश ये ना चलती। जी। इन तहरीकों ने एक इनडिसिप्लिन पैदा किया है। इन्होंने रियासती ढांचे को कमज़ोर किया है। मैं इनके जो फ़वाइद हैं वो अलग हैं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मगर बहैसियत मजमूई में देखेंगे, अगर हम मुड़ के देखते मुड़ के हैं देखते तो एक तहक्कुम जो रियासत का है वो कमज़ोर हुआ है। सही बात है। अब तो एजिटेशनल, अच्छा, कौम में ये एहसास पैदा हो रहा है, एजिटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो जहर कातिल है। अब तो ये जिन जो है हमें इस बोतल में बंद कर देना चाहिए वापस। जी। और अभी भी आप देख लें, हमारी फ़ौज को भी ये सबक मिल चुका है लगता है, हमारे अदारों को भी मिल चुका है, तो इसलिए एजिटेशन जो है उसको थपकी देने वाले नहीं रहे। ठीक। और बहैसियत मजमूई, अब खान साहब ने कितनी कोशिश कर ली है, एजिटेशन में कामयाब नहीं हो सके। जी। तो ये तो, इसको तो हम बिल्कुल ये बिल्कुल तौबा कर लेना। एजिटेशन का रास्ता तबाही का रास्ता है, तहरीक का रास्ता तबाही का रास्ता है। हमें जो भी जद्दोजहद करनी है पार्लियामेंट के ज़रिए करनी है, अपने पुरअमन ज़राए से करनी है, और दस्तूर के दायरे में रह के करनी है, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। शामी साहब, ये बहुत अच्छी बात की, अपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो मौजूद अराकीन असम्बली हैं उनका मोस्टली फोकस अपने इलाके के लोगों के काम करवाने की तरफ रहता है। किसी की नौकरी है, किसी की प्रमोशन है, थाने का काम है, कचहरी का काम है, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में काम है, भागे फिरते हैं। ये नहीं कि फारिग बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं। या फिर ये कि अपने मकामी कोई तरक्की के काम होंगे, कोई सड़क है, कोई सीवरेज है, कोई वाटर सप्लाई है।
पार्लियामेंट के अंदर जो काम है पार्लियामेंटेरियन का होता है कि हुकूमत को कि ओवरसाइट करे, उसकी निगरानी करे, कानून साजी करे, उसके ऊपर बहस करे, मसाइल का पॉलिसी के ऊपर डिबेट हो, ये नहीं हो पाता। इसकी इसकी क्या वजह है? उसकी तो आप तरबियत और तालीम दे रहे हैं ना, आपने जी, तो देखिए, अदारा ही इसका लिए कायम किया। जी Till that- कोशिश कर रहे हैं। इसी देखें, अब बात यह है, अगर हुकूमत में और अपोजिशन में महाजराई रहेगी और वो एक दूसरे को धक्का देने में लगे रहेंगे जी तो फिर तो कुछ ठहराव ही नहीं आएगा, एक बात। जी दूसरी बात यह है कि लोकल बॉडीज जब तक कायम नहीं होंगी और उनको मुकामी सतह के काम उनके सपुर्द नहीं होंगे, इससे हम निजात हासिल नहीं कर सकते। तो हर कीमत पर लोकल बॉडीज जो हैं वो कायम होनी चाहिए और इस तरीक़े से और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा होना चाहिए। इसी के ज़रिए हम आगे बढ़ सकेंगे और तो कोई शॉर्टकट हमारे पास नहीं। अच्छा शामी साहब, आपने अभी लोकल गवर्नमेंट्स की बात की थी, ये लोकल गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कायम हो पाती? पंजाब में 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए, दूसरे सूबों का मामला इलेक्शन होते हैं फिर बर्खास्त हो जाते हैं, इस्लामाबाद में भी नहीं हुए। असल में जो ये सियासी जमातें हैं, अब तो एक तो बात और देखें, जो सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आती है उसको ये खौफनाक होता है कि कहीं मैं हार न जाऊँ जी, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, और मेरी हवा उखड़ जाएगी। हवा उखड़ जाएगी या कोई अदारे मेरे हाथ से ना निकल जाएं। जी हर अदारे पे अपना तसल्लुत चाहती है। एक तो ये नफ्सियाती मामला है। हालांकि आप देखिए तुर्की में भी, दूसरे मुल्कों में भी किसी मुख्तलिफ हुकूमतें कायम हो सकती हैं, जी, वो को बागी तो नहीं होंगी ना, जी। उनको बर्दाश्त करना चाहिए। जी एक बात। दूसरी बात ये कि जो जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में जो नो पार्टी बेसिस के इलेक्शन हुए थे, उसके नतीजे में अब जो इनफरादी सियासत जो है उसको फ़रोग़ मिला जी और जो मुकामी अपना हल्का जाती तरजीहात थी वो गालिब आ गई। जी अब ये जब तक आप लोकल बॉडीज़ कायम करके, अब जो सूबाई असम्बलियाँ हैं और कौमी असम्बलियाँ हैं उसके अरकान लोकल बॉडीज़ के अरकान को अपनी सौकने समझते हैं। जी बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनसे जैसे इन्होंने 18वीं तरमीम करके सूबाई खुद मुख्तारी हासिल की है, उसी तरीक़े से जो सूबे हैं अब 4 मरकज़ बन चुके ताकत के। जी अब वज़ीर आज़म जो है बेचारा वो तो थोड़ा बेदस्तोपा हो गया है, जी बिल्कुल, उसका इख्तियार तो कम हुआ है, लेकिन जो सूबेदार हैं वो बहुत ताकतवर हो। ताकतवर हो गए। जी बिल्कुल। और आपको याद होगा कि पिलटैट भी इसमें पेश थी। जी जी जब हम वो जनरल मुशर्रफ ने जी वो मुकामी हुकूमतें बनाई थीं बिल्कुल। और नीचे नाज़मों को इख्तियार मुंतकिल किए थे, तो उस वक़्त सूबाई लीडरशिप कहती थी हमें इख्तियार दो और फिर आगे मुंतकिल करो। और हम उनको समझा रहे थे कि यार इसमें बराबर का कोई ठीक है ना। तरीक़ेकार होना अब उन्होंने क्या किया, जब 18वीं तरमीम की तो लोकल बॉडीज़ को तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया और सूबों को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए। जी बिल्कुल ठीक। अब ये तरमीम आपको करनी पड़ेगी, ये इंतज़ाम करना पड़ेगा। सूबों के रहम करम पर इनको नहीं छोड़ा जा सकता, तभी आपके यहाँ एक सुकून भी आएगा और एक मामलात जो हैं वो स्मूथली चल भी सकेंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इंडिया ने भी 45 ईयर्स के बाद हाँ जी, दस्तूरी तरमीम की और लोकल बॉडीज़ को एक ढांचा फराहम किया दस्तूर के ज़रिए से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये चंद बहसें हैं हमारे मुल्क में जो चलती रहती हैं, तो मैं उस के बारे में आपकी राय पूछना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक बहस चलती रहती है मुस्तकिल कि हमारे यहाँ मज़ीद सूबे बनने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि सूबे बनने से कोई फ़ायदा होगा? नहीं, मैं तो ख़ुद इसके हक़ में हूँ कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि बनने कैसे चाहिए, कौन बनाएगा। जी आपके दस्तूर में तो पहले तो सूबाई असम्बली जो है, जहाँ सूबा बनेगा, जिस सूबे के 2 सूबे बनेंगे या 3 बनेंगे, जिसके बॉर्डर्स चेंज होंगे, उस असम्बली को वहाँ भी 2/3 अक्सरियत 2/3 जी फैसला करना है। बिल्कुल। फिर मरकज़ में दस्तूरी तरमीम करनी है, कौमी असम्बली में अलग और सेनेट में अलग। ठीक है ना। इतना बड़ा कंसेंसस कैसे होगा। जी अब माशाल्लाह जो था वो तो आने से रहा। तो अब तो जो काबिल अमल बात है वो ये है
कि आप लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन करें और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको इख्तियारात दें। उनको ही एम्पावर कर लें। हाँ, इल्ला ये कि आप फिर कोशिश करते रहें, अगर कंसेंसस पॉलिटिकल हो जाए तो सूबे बना दें। जैसे इंडिया में तो उन्होंने बड़ा सिंपल एक रेजोल्यूशन है लोकसभा का, वो नया सूबा बना देता है और उसकी बुनियाद क्या है? जुबान। जी जुबान की बुनियाद पर देखिए उन्होंने पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जबान की बुनियाद, लुधियाना अलग हो गया, हिमाचल प्रदेश अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया। हालांकि सारे पंजाबी बोलते हैं, उनके लहजे मुख्तलिफ हैं, उन लहजों को ज़बानें बना लिए जी तो तहाँ 3 बना दिए। लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें तो सिर्फ एक सिंपल करारदाद से सूबा नहीं बन सकता, बहुत बड़ा कंसेंसस चाहिए। बहुत बड़ा कंसेंसस है। अच्छा, कुछ हमारे सियासी रहनुमा ख़ासतौर पर इमरान खान साहब भी सदारती निज़ाम के हक़ में रहे हैं। भुट्टो साहब भी इब्तदान सदारती निज़ाम का भुट्टो साहब को सदारती निज़ाम की तो हवस थी ना, जी जो धांधली 1970 के इंतखाबात में की, जी 2/3 अक्सरियत हासिल करूं और दस्तूर में तरमीम कर दूं। जी। तो ये सदारती निज़ाम आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कोई मुफीद साबित हो सकता? बिलाल साहब, हमारी जो तरबियत हुई है वो पार्लिमानी निज़ाम में हुई है सारी। जी आप देखें बांग्लादेश में भी सदारती निज़ाम का तजर्बा हुआ, शेख मुजीबुर रहमान ने यक जमाती हुकूमत भी कायम कर दी, जी लेकिन वो चला नहीं। अब फ़ौज ने आके सदारती निज़ाम भी कायम कर दी, जनरल ज़ियाउर रहमान, जनरल खालिद अरशाद, लेकिन फिर वही पार्लिमानी निज़ाम बहाल करना पड़ा। तो हमारा जो मजाज है वो पार्लिमानी निज़ाम में यानी उसके मुताबिक उससे हम आहंग है। मेरा ख्याल तजर्बे की ज़रूरत नहीं है, अगर पार्लिमानी निज़ाम जो है वो भी अच्छे तरीके से चल सकता है, दुनिया बशर्ते के कई मुल्कों में चल चल रहा रहा है। इंडिया में नहीं चल रहा। है। जी चल रहा है। इंडिया देखें, इंडिया ने एक काम तो किया है ना कि वहाँ इख्तिदार जो है उसकी लड़ाई को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। ठीक। ये उनका वो सबकत ले गए आपसे। जी हम भी जब ये कर लेंगे तो हमारे यहाँ भी ठीक हो जाएगा काम। ये शामी साहब, ये अक्सर हमारे मुल्क में ये बातें होती हैं तो कहा जाता है हमारा निज़ाम तो एक हाइब्रिड निज़ाम है, मिला जुला सा निज़ाम है। आम महफिलों में तो बातें होती थी, लेकिन एक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब ने तो खुल्लम खुल्ला कह बरसरे दिया। आम खुल्लम खुल्ला टीवी टॉक शो में कह दिया कि हमारा हाइब्रिड निज़ाम है और हमारे लिए यही मुफीद है और यही चलता रहना चाहिए। आप समझते हैं कि हमें वैसे इसी से निबाह कर लेना चाहिए जो कुछ भी हाइब्रिड है? निज़ाम उनको ऐसा अच्छा लगा क्योंकि वो खुद उसके अंदर मौजूद है। अगर इमरान खान उसके अंदर होते और वो उनकी जगह होते तो उनको अच्छा ना लगता। ये बात सही कह रहे हैं, कुछ अर्सा पहले तो यही था ना जी। देखें, फ़ौज के और हुकूमत के दरमियान एक हरीफाना कशमकश तो ख़त्म होनी चाहिए जी और एक दोनों मिलकर ही इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ये देखें, अगर आप इस पे ज़्यादा ज़ोर देंगे कि फ़ौज जो है अगर सियासत में दखल अंदाज यानी होने लगे, उसको एक दस्तूरी हक़ मिल जाए, तो फिर सियासत फ़ौज के अंदर भी दाखिल होगी, जी वो तबाकुन होंगे उसके नताइज। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो चल रहा है उसको यानी एक हुकूमत भी आपकी मौजूद है और हुकूमत के फ़ौज के जो लीडरशिप है उसका ज़माने एक अंडरस्टैंडिंग भी है। तो आप ये तो नहीं कहते कि धौंस से ये निज़ाम चल रहा है, ये एक रजामंदी से है, शायद अंडरस्टैंडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो वज़ीर आज़म हैं उनकी अथॉरिटी जो है वो तो अपनी जगह यानी तस्लीम की जानी चाहिए। और अब पाकिस्तान के मामलात ऐसे आ गए हैं बिलाल साहब, दिल ये करता है कि गाड़ी चलती रहे और आगे बढ़ती रहे, इसमें इंटरप्शन ना है। इंटरप्शन ना हो। जैसे कहा था ना हमारे डेंग शाओपिंग ने जी कि अगर बिल्ली चूहे मार रही है जी तो उसका रंग काला है या सफ़ेद, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सही फरमाया आपने। आखिर में मैं दो सवाल आपसे क्विक। एक तो आप पाकिस्तान में जमहूरियत, जिस तरह जमहूरियत कहते हैं, उसका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? और फिर ये भी फरमा दीजिए कि हम अगर सर उठा के हमें चलना है दूसरी कौमों के मुकाबले में जो हमसे आगे निकल गई, हमसे पीछे थी, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जमहूरियत का मुस्तकबिल तो ये है
कि इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। जी हमने मार्शल लॉ लगा के भी देख लिए, जमहूरियत तख्ते उल्टा के भी देख लिए। हम मार्शल लॉ भी लगाते हैं तो जमहूरियत बहाल करने के लिए लगाते। उसके नतीजे में हमारा बड़ा खसारा हुआ। और अब जो मरकज़ गुरेज ताकतें हमारे यहाँ सर उठा रही हैं, ये हमें और बेचैन करेंगी। तो जमहूरी अमल तो बरकरार रहना चाहिए, ठीक और उसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। ठीक बाकी तो आप देखें, बाकी ये है, देखिए आबादी जो है उस पर हम काबू पाएँ, तालीम की तरफ तवज्जो दें, इंडस्ट्रियलाइज करें माशरे को, और तालीम जो है उसकी तरफ हम बड़े कम वसाइल मुहैया कर रहे हैं। जी ये जो हमारा अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर जो अदारा बना है, क्या SIFC, जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। ये SIFC, इसका बात का भी जायज़ा ले जी कि ये स्कूल एजुकेशन का क्या हाल है, यूनिवर्सिटियों पर कितने पैसे दिए जा रहे हैं। अगर वाकई चाहते हैं कि वही इसका जायजा नहीं, फिर और कोई काम और कोई तरीका है नहीं ना। जी अब ये यूनिवर्सिटियाँ वैसे जो हैं, पंजाब ने इस दफ़ा बड़ा गैर मामूली इजाफा किया तालीम के बजट के। आप जरा देखिए कि यूनिवर्सिटियों को क्या मिल रहा है। जी सिंध ने यूनिवर्सिटियों के ठीक है बजट ना? में बहुत इजाफा किया। और हाई स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में क्या मिल रहा है। जी तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए, सही। तालीम, तालीम और तालीम। और फिर आबादी जो है उसको रोकना है, उस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। और हर कीमत पर देखिए, अब तालीम अगर आम नहीं होगी, हम अपने लोग जो हैं उनको ट्रेन नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, और तो वो फिर बाहर, अभी तो बाहर भी बड़ी मांग है ना वर्कर्स की, जी लोग बाहर जा रहे हैं। तो हमारी सप्लाई चेन तो दुरुस्त होनी चाहिए ना। जी सप्लाई चेन अगर बरकरार होगी तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। सही तो मैं बात। समझता हूँ सबसे पहली तवज्जो तालीम की तरफ, दूसरी भी तालीम की तरफ और तरबियत की तरफ। आप लोगों को ऐसी तालीम दें और ऐसी तरबियत दें कि रोज़गार के मौके ज़्यादा हो सकें, और फिर ये आबादी को कम करें। बहुत शुक्रिया शामी साहब। मैं बहुत से ऐसे सवालात थे जो मैं करना चाहता था, लेकिन गुफ्तगू तवील हो गई। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में वो गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो बहुत ही एक फेवरेट मौजू है और आपका भी है, पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो क़याम था, उसके पीछे जो एक तहरीक थी, उसके बारे में भी बहुत सी बातें हैं जो डिस्कस करने को दिल करता है। तो इंशाल्लाह वो किसी मौके पे करेंगे। आपने जिस तरह वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक बहुत यू। शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश। आपसे दोस्ती का सिलसिला तो बहुत तवील हो चुका है। 50 साल हो गए, आज ख़ास तौर पे फोकस किया है शामी साहब ने। 50 साल से ज़्यादा हो गए। जी निसफ सदी का किस्सा है, बिल्कुल। 2-4 बरस की बात नहीं। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है आइंदा 50 बरस से पहले पहले फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।